बच्चों, स्वागत है हिंदी गुरुकुल के एक और नए वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। यदि आप मेरी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर इसको जरूर करें। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट या जेआरएफ, बीपीएससी, एलटी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। और मेरे इस चैनल पर साहित्य से संबंधित बहुत सारी वीडियो पड़ी है, तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसको एक बार जरूर देखें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है। ए कह रहा है कि जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। बी कह रहा है कि राष्ट्र की सर्वोच्च शासकीय संस्था संसद जिसे मान्यता प्रदान करती है। सी कह रहा है कि विभिन्न राज्य इसमें परस्पर शासकीय पत्राचार करते हैं। और डी कह रहा है कि राष्ट्र की समस्त भाषाओं में जिसका साहित्य भंडार सबसे समृद्ध होता है। तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रभाषा जो है वो किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, अगर राष्ट्रभाषा के संदर्भ में अगर समझा जाए तो राष्ट्रभाषा के संदर्भ में एक बात है कि आ, ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है या पाई जाती है उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो भारत के संदर्भ में राष्ट्रभाषा का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इसका ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा। भारत के संदर्भ में राजभाषा का प्रयोग होता है, राष्ट्रभाषा का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि भारत में जो है कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषाएं जो है वो बोली जाती हैं। तो पहले का उत्तर ए सही हो जाएगा, जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। चलिए सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिसमें, तो आपको ये बताना है कि मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिसमें ए कह रहा है उस भाषा का सम्मान बढ़ता है। बी कह रहा है कि भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। सी कह रहा है कि जिसके आधार पर दूसरे भाषा रूपों की स्थिति जांची परखी जाती है। और डी कह रहा है कि प्रदेश सरकार जिसे मान्यता प्रदान करती है। तो आपको ये बताना है कि मानक भाषा भाषा का कौन सा रूप होता है। तो दूसरे का बच्चों जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दूसरे का बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। मानक भाषा भाषा का वह रूप होता है जिसमें भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से जो है प्रमाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयोग होता है। ये मानक भाषा का एक रूप माना जाता है। तो दूसरे का बी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो आपको ये बताना है कि किस विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। टी.एस. तोसीतोरी, बी कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी कह रहा है सुनीति कुमार चटर्जी और डी कह रहा है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन। तो आपको ये बताना है कि भाषा सर्वेक्षण का जो कार्य था वो चूंकि कई खंडों में प्रकाशन हुआ है इसका, तो आपको ये बताना है कि वो किस विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो बच्चों तीसरे का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन जो थे ना, इस इनके जो है अध्यक्षता में जो है यह संपन्न हुआ था। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहे हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो आपको ये बताना है कि हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है। ए कह रहा है केंद्रीय हिंदी संस्थान, बी कह रहा है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, सी कह रहा है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग और डी कह रहा है कि राजभाषा अनुभाग। तो आपको ये बताना है कि हिंदी की जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण का कार्य करती है उस संस्था का नाम क्या है। तो देखो बच्चों, उस संस्था का जो नाम है उसका नाम है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, अर्थात सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। और यह जो है अनुच्छेद 344 के खंड 4 के तहत जो है इसका गठन 21 दिसंबर 1960 को किया गया था। फिर से एक बार समझें, अनुच्छेद 344 के खंड 4 के तहत जो है 21 दिसंबर 1960 को इसका गठन किया गया था। किसका? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का। तो चौथे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए पांचवा में क्या कह रहा है? कह रहा है हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बांग्ला भाषा से या सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। तो पांचवें का उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। हिंदी भाषा से होगा,
मराठी भाषा से होगा, बांग्ला भाषा से होगा, या सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से? तो इसका उत्तर बच्चों हो जाएगा सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि कुमाऊनी जो है वो भाषा भाषी क्षेत्र है। तो आपको ये बताना है कि कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, रानीखेत नैनीताल, कुरुक्षेत्र अंबाला हिसार, और डी कह रहा है कि लखीमपुर खीरी पीलीभीत और शाहजहांपुर। तो आपको बताना है कि कुमाऊनी जो भाषा है इसका क्षेत्र क्या है? जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश है, रानीखेत नैनीताल है, कुरुक्षेत्र अंबाला हिसार है, लखीमपुर खीरी पीलीभीत और शाहजहांपुर है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा क्या? इसका उत्तर हो जाएगा रानीखेत और नैनीताल, ये कुमाऊनी भाषा का क्षेत्र माना जाता है। चलिए, अब आते हैं सातवें में क्या कह रहा है। कह रहा है कि भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में उस भाषा से काफी समानता रखती है। तो आपको ये बताना है कि भोजपुरी भाषा जो अपनी व्याकरण ढांचे में किस भाषा से काफी समानता रखती है? बांग्ला भाषा से, फारसी भाषा से, ब्रज भाषा से, या बुंदेली भाषा से? तो आपको ये बताना है कि भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में किस भाषा के ज्यादा करीब दिखती है आपको, या उससे उसकी समानता दिखती है? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ए, यह बांग्ला के काफी नजदीक दिखती है, बांग्ला भाषा से काफी जो है ये समानता रखती है। चलिए, आप देखते हैं आठवां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। कह रहा है खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है। ए कह रहा है मेरठ बुलंदशहर खुर्जा, बी कह रहा है रोहतक गुड़गांव फरीदाबाद, सी कह रहा है पानीपत कुरुक्षेत्र अंबाला, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई भी एक क्षेत्र नहीं। तो आपको ये बताना है कि खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र कौन सा है? मेरठ बुलंदशहर खुर्जा है, रोहतक गुड़गांव फरीदाबाद है, पानीपत कुरुक्षेत्र अंबाला है, या इनमें से कोई भी एक क्षेत्र नहीं है। तो देखो बच्चों, अगर खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र देखा जाए तो उसका क्षेत्र जो है वो मेरठ बुलंदशहर और खुर्जा है, अर्थात ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं नवा में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रज भाषा का आधार भाषा रही है। कह रहा है कि ब्रज भाषा का आधार भाषा रही है। ए कह रहा है महाराष्ट्री अपभ्रंश, बी कह रहा है सौरसेनी अपभ्रंश, सी कह रहा है अर्धमागधी अपभ्रंश, और डी कह रहा है नागर अपभ्रंश। तो आपको ये बताना है कि ब्रज भाषा का आधार भाषा क्या रही है। तो देखो बच्चों, ब्रज भाषा का जो आधार भाषा रही है वो सौरसेनी अपभ्रंश रही है। तो नवे का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां। कह रहा है कि अवधी भाषा की शब्दावली, अवधी भाषा की शब्दावली कैसी है? तत्सम बहुला है, देशज बहुला है, तद्भव बहुला है, या विदेशी शब्द बहुला है? तो आपको बताना है कि अवधी भाषा की शब्दावली कैसी है। तो 10वां का उत्तर आपको बताना है कि अवधी भाषा की शब्दावली कैसी है। तो देखो बच्चों, अवधी भाषा की जो शब्दावली है वो तद्भव बहुला है। कैसा है? तद्भव बहुला है। तो 10वां का सी हो जाएगा। चलिए, 11 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा, कह रहा है कि वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा की भांति अयोगात्मक, अभिव्यक्ति या स्थान प्रधान है। बी कह रहा है कि संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, सविभक्ति तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। सी कह रहा है कि बांग्ला भाषा की भांति अयोगात्मक, अभिव्यक्ति व स्थान प्रधानता की दशा को पार कर फिर से सविभक्तिता की ओर बढ़ रही है। और डी कह रहा है कि चीनी भाषा की भांति एक एक अक्षर में ही पूरे पूरे वाक्य का बोध कराने की ओर बढ़ रही है। तो आपको बताना है कि वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा किस तरह से है। पहला सही होगा, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा सही होगा? तो बच्चों 11 का उत्तर जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। संस्कृत भाषा की तरह जो है यह योगात्मक, स्वविभक्ति तथा स्थानीयता के आग्रह से क्या है? ये मुक्त है। तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, 12 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, आपको बताना है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है। बी कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाही प्रकार को बतलाती है, कार्यवाची प्रकार को बतलाती है। सी कह रहा है कि उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है। और डी कह रहा है कि संज्ञा तथा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो आपको बताना है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है क्या है? तो आपको उत्तर देना है। तो बच्चों 12 का उत्तर अगर देखा जाएगा तो 12 का उत्तर डी सही हो जाएगा। यह संज्ञा सर्वनाम का क्रियापद के साथ क्या करती है? संबंध व्यक्त करता है। कौन? व्याकरण जो है, व्याकरण में कारक। चलिए, अब देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है मैं अपना काम आप करता हूं, इस वाक्य में मानक हिंदी व्याकरण की दृष्टि से आप पद है।
आपको ये बताना है कि मैं अपना काम आप करता हूं, इस वाक्य में मानक हिंदी व्याकरण की दृष्टि से आप पद क्या है? निकटवर्ती संबंध सूचक सर्वनाम है। बी कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम है। सी कह रहा है गुणवाचक सर्वनाम है और डी कह रहा है कि सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि मैं अपना काम आप कर लूंगा, इसका मतलब इसमें निजता का बोध हो रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो 13 का बी सही हो जाएगा। चलिए 14 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनेक संशोधनों कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि जो है परिपूर्णता नहीं पा सकी है उसकी अपनी मूल प्रवृत्ति के। तो कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण जो है देवनागरी लिपि जो है परिपूर्णता जो है वो नहीं पा सकी? ए अक्षरिक होने का कारण, बी कह रहा है कि अन्य भारतीय लिपियों के प्रयोक्ताओं के विरोध के कारण, सी कह रहा है कि दूसरी भाषाओं को भी देवनागरी लिपि में लिखने के दुराग्रह के कारण, और डी कह रहा है कि सरकारी सहयोग न मिलने के कारण। तो आपको बताना है कि अनेक कमीशनों और संशोधनों के बावजूद भी देवनागरी में वह पूर्णता नहीं आ सकी जो आनी चाहिए। तो इसके पीछे कौन सा कारण है? तो आपको कारण बताना है। अक्षरिकता कारण इसका हो सकता है, या भारतीय लिपियों के प्रवक्ताओं का विरोध हो सकता है, या दूसरी भाषा में देवनागरी लिखने का दुराग्रह हो सकता है, या सरकारी सहयोग न मिलना हो सकता है। तो बच्चों अगर 14 का उत्तर देखा जाए तो 14 का उत्तर पहला होता है, अक्षरिक होने के कारण। तो इसका उत्तर पहला सही हो जाएगा, 14 का ए सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 15 में क्या कह रहा है। कह रहा है हिंदी भाषा की शब्द संपदा में सम्मिलित है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा की शब्द संपदा में सम्मिलित है। ए कह रहा है तत्सम और तद्भव शब्द, बी कह रहा है तत्सम और देशज शब्द, सी कह रहा है कि तत्सम तद्भव देशज देसी और विदेशी शब्द, और डी कह रहा है कि शहरी और ग्रामीण शब्द। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा की शब्द संपदा में, तो बच्चों इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसमें तत्सम तद्भव देशज विदेशज सभी जो है हिंदी की शब्द संपदा में सम्मिलित है। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि हिंदी कवियों रचनाकारों की रचनाओं के संबंध में गारसा दत्तासी ने 1839 में, मौलवी कमरुद्दीन ने 1848 में, शिव सिंह सिंगर ने 1883 में और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1889 में अपने इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किए। कालक्रम में बाद का होने पर भी ग्रियर्सन के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, ऐसा क्यों है? ए कह रहा है कि यह सभी पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों से विशाल है। बी कह रहा है कि इसमें रचनाकारों को कालक्रमानुसार सुसंबद्ध करके विश्लेषण करने की दृष्टि है। सी कह रहा है कि यह कवि परिचय के साथ साथ कवि कर्म का भाषा वैज्ञानिक मूल्यांकन करता है, और डी कह रहा है कि हिंदी के कवियों की मुक्त कंठ से सराहना करता है। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर सही क्या होगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें रचनाकारों को कालक्रम से सुसंबद्ध करके विश्लेषण करने की दृष्टि है, और इसीलिए जो है इसको हिंदी साहित्य का पहला जो है इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ऐसा नहीं है, इसके पहले भी ग्रियर्सन और तासी, मौलवी और सिंगर के इतिहास ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उसमें जो है कालक्रम का सुस्पष्ट जो है वो विभाजन करने का कोई बहुत बेहतरीन प्रयास जो है वो नहीं किया गया था। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 17। 17 कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न भिन्न होता रहा है। ऐसी दशा में उसे एक ही भाषा के साहित्य का इतिहास इसलिए कहा जाता है कि, तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न भिन्न होता रहा। ऐसी दशा में भी उसे एक ही भाषा के साहित्य का इतिहास इसलिए कहा जाता है क्यों? तो हिंदी भाषा का मूल स्वरूप बराबर एक ही रहा, भले ही भिन्न भिन्न समय में उसका कोई एक रूप प्रधानता पा सका हो। बी कह रहा है कि भाषा सुबोधता की दृष्टि से उसकी सभी भाषाएं सुबोध्य हैं, और सी कह रहा है कि हिंदी के सभी समीक्षकों ने उसे एक भाषा के अंतर्गत माना है, और डी कह रहा है कि आज भी उनकी सभी भाषाओं में एक ही स्तर की श्रेष्ठ कविता रचनाएं की जा रही हैं। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या सही होगा 17 का। तो देखो बच्चों 17 का उत्तर जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा पहला वाला। कारण क्या है कि हिंदी का मूल स्वरूप जो है बराबर एक रहा, और भले ही भिन्न समय में उसका एक रूप प्रधानता न पा सका हो, लेकिन ज्यादा समय उसके मूल स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। उसका जो मूल स्वरूप रहा है वो एक तरह रहा है, वो बराबर रहा है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर।
कह रहा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत नाम किसने दिया है? तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने। तो आपको बताना है कि सिद्ध सामंत नाम जो है इसको किसने दिया था? तो बच्चों इसको सिद्ध सामंत नाम जो है वो राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा था, राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा था और शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल कहा था। तो आदिकाल को लिए अलग अलग नाम से अभिषेचित किया गया है। चलिए सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है? कर हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? कौन सा नाम? श्रृंगार काल। ये श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, ये सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा। तो श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, नलिन बिलोचन शर्मा ने, डॉक्टर गुलाब राय ने और डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो बच्चों ये नाम दिया है विश्वनाथ मिश्र ने। तो 19 का पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 20 में क्या कह रहा है? कह रहा है विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। ये कह रहा है कि हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की है। अब आपको बताना है कि ये कब की है। हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की है, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की है या हिंदी साहित्य के आदिकाल की है। तो आपको ये बताना है कि विद्यापति की श्रृंगार परक रचना पदावली जो है एक अनूठी संपत्ति है, लेकिन ये किस समय लिखी गई या किस काल की है? हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की है, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की है या हिंदी साहित्य के आदिकाल की है? तो बच्चों ये रचना हिंदी साहित्य के आदिकाल की है। उत्तर आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं किसमें। कह रहे आला खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है? आपको ये बताना है कि आला खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है। ए कह रहा खुमार रासो, बी कह रहा विजयपाल रासो, सी कह रहा परमाल रासो और डी कह रहा पृथ्वीराज रासो। तो देखो बच्चों आला खंड का जो वास्तविक स्रोत ग्रंथ है वो परमाल रासो हो जाएगा, अर्थात 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा कि महुअर बुझई कुसुम रस कब बकुला सुछलई छैल सज्जन सज्जन पर ओ आर मन दुज्जन नाम मैल। आपको बताना कि पंक्ति किसकी है? सरहपा की है, कुशल लाभ की है, उमापति की है या विद्यापति की है? तो आपको बताना है कि जो पंक्ति लिखी गई है पंक्ति किसकी है? सरहपा की है, कुशल लाभ की है, उमापति की है या विद्यापति की है? तो बच्चों ये पंक्ति जो है वो विद्यापति द्वारा लिखी गई है। उत्तर जो है वो डी सही हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आदिकाल को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी किसने कहा? तो आपको ये बताना है कि आदिकाल को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने, आमिर खुसरो ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने और डी कह रहा क्षितिज मोहन सेन ने। तो आपको बताना है कि इसको हिंदवी किसने कहा था? तो बच्चों 23 का उत्तर हो जाएगा बी। हिंदवी शब्द का प्रयोग जो है वो आमिर खुसरो ने किया था। चलिए अब सवाल नंबर 24 में क्या कह रहा है? कह रहा दिनकर की रचना नहीं है। आपको बताना है कि दिनकर की रचना नहीं है। ए सामधेनी, बी दिल्ली, सी उर्वशी और डी परिवर्तन। तो आपको बताना है कि इसमें से दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? तो बच्चों इसमें से दिनकर की रचना जो है वो परिवर्तन नहीं है, वो कि परिवर्तन पंथ की रचना है, बाकी सभी जो है वो दिनकर की है। और आज का अंतिम सवाल, मतदान केंद्र पर झपकी किसकी कृति है? मतदान केंद्र पर झपकी किसकी कृति है? काशीनाथ सिंह की, केदारनाथ सिंह की, आलोक धनवा की और शंभुनाथ सिंह की। तो आपको बताना है कि मतदान केंद्र पर झपकी किसकी कृति है? तो देखो बच्चों मतदान केंद्र पर झपकी जो है वो केदारनाथ सिंह की कृति है। 2015 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके अलावा इनकी अन्य कृतियों में बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और इनकी एक लंबी कविता है जिसका नाम है बाघ। ठीक, तो ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।